जी सर, नेक्स्ट है हेमेंद्र सिंह। हाँ जी, हेमेंद्र सिंह जी। सर हेमेंद्र नमस्ते। सिंह, नमस्ते। हेमेंद्र सिंह जी, जी सर। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड 10th में तो बहुत अच्छा है, बाद में थोड़ा कम होता चला गया। आपने बीएससी किया, उसके बाद पीजी नहीं किया। जी सर। आप ग्राम सेवक रहे और जेसीटीओ, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में आप जेसीटीओ हैं। जी सर। जेसीटीओ होता है, एसीटीओ होता है? सर एलाइड सर्विस में जेसीटीओ होता है और जीएसटी में सर उसका नाम अब स्टेट टैक्स ऑफिसर कर दिया गया है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो साइंस के स्टूडेंट रहे आप, है ना? तो ये बायोलॉजी किस में आती है? अर्थ साइंस में आती है, लाइफ साइंस में आती है या फिजिकल साइंसेज में आती है? सर मेरे को श्योर तो नहीं है, बाकी ये लाइफ साइंस में आना है। चलो, इसमें श्योर क्यों नहीं है? सर मैंने ग्रेजुएशन किया था 98 में, उसके बाद 22 साल हो चुके हैं। तो क्या हो गया? ये कोई बहाना थोड़ी चलता है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को मिला दें तो कौन सा ब्रांच बनती है? सर बायोकेमिस्ट्री। और साथ में एक और होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी सर। उसको उसको किसके साथ मिलाते हैं? अच्छा, एक बात बताएं, ये तो आपको आना ही चाहिए, ये एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। पालकंटोलॉजी क्या होती है? पालकंटोलॉजी। सॉरी सर, मेरे को नहीं ध्यान इस बारे में। अच्छा। जी सर। एस्ट्रोनॉटिक्स। सर ये एस्ट्रोनॉटिक्स क्या होता है? सर ये जो अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉट के लिए जो यूज की जाती है। और बायोलॉजी तो सभी जगह, बायोलॉजी तो सभी जगह आती है ना, यूज होती है। जी सर। चलिए कोई बात नहीं। अपन भारत के इतिहास के बारे में आपने पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। जी सर। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा होगा ना आपने? जी सर। तो मौर्य काल का टैक्सेशन सिस्टम क्या था, कैसा था? कर पद्धति कर या पद्धति सर। राजस्व? सर इसमें जो चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के आधार पर थी, और उसमें सर एक तो चुंगी टैक्स थे, चुंगियां लगाई गई थी, जो बाहर से जो सामान आता था उस पर टैक्स लगता था। एक लोकल जो भी होता था, जैसे कुम्हारी। कई प्रकार के थे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। केवल संक्षेप में आप जवाब दें। टैक्स तो कई प्रकार के थे। वहां अगर सड़क पे पानी फैला दो तो भी टैक्स था। जी सर। मौर्य काल में अगर सड़क पे आपने कीचड़ फैला दिया या पानी फैला दिया तो भी कर देना पड़ता था। जी सर। सॉरी सर। पद्धति क्या थी? व्हाट वाज द टैक्सेशन सिस्टम फ्रॉम अपर लेवल टू द बॉटम? चलो कोई बात नहीं। हाँ, आप ये बताएंगे कि भारत में पोस्ट मौर्यन, मौर्यों के बाद में जी सर। जो आर्थिक व्यवस्था थी उसका क्या स्वरूप था? व्हाट वाज द नेचर ऑफ पोस्ट मौर्यन इकोनॉमिक सिस्टम? सर भारत में आर्थिक व्यवस्था हमेशा कृषि आधारित थी, यहाँ रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स कृषि था। और उसके अलावा जो ट्रेड होता था, जैसे बाहर से कोई भी होता, उस पर चुंगी टैक्स एक लगाया जाता था। आप चुंगी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, भारत में सिल्क रूट कौन सा था? सिल्क रूट? सिल्क रूट सर जो मध्य एशिया से चाइना को जोड़ता था, और ये अपने नाथुला से भी गुजरता था एक इसका पार्ट, और इधर एक सर उत्तराखंड में भी एक इसका हिस्सा था। उसको सर अभी स्पष्ट कर बता सकेंगे कहां कहां से होकर निकलता था? स्पष्ट कर पाएंगे? एक्यूरेट स्पष्ट नहीं बता। नौसेना ये अपना नदियों के माध्यम से भी व्यापार होता था? जी नदियों सर। के माध्यम से भी कोई व्यापारिक मार्ग थे क्या जी सर। प्राचीन भारत में? जी सर। कौन गंगा, कौन से? सर गंगा के द्वारा सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता था, और गंगा का वो सबसे बड़ा महत्व भी, व्यापारिक महत्व भी था, कृषि के अतिरिक्त और सिंचाई के अतिरिक्त। अच्छा, चलिए अपन मध्यकाल में चलते हैं। मुगल काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सर मेरे को एग्जैक्ट नहीं ध्यान है सर, प्रयास करना चलिए और पड़ेगा आगे सर। चलते हैं, और आगे चलते हैं अपन।
जब अंग्रेज यूरोपियंस भारत में आए, जी सर। है ना, क्या लेने आए थे? सर वो मसालों के व्यापार के लिए आए थे प्रारंभिक रूप से, क्योंकि यूरोप में भारतीय मसालों की बहुत ज्यादा डिमांड थी और उसके ऊपर उनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता था। और शुरू में सबसे ज्यादा ट्रेड किस कम्युनिटी का हुआ? सर सबसे ज्यादा काली मिर्च यहाँ से यूरोप में ले जाई जाती थी। और सर बाद के समय में एक सूती वस्त्र जाता था मलाबार तट से, हाँ, ट्रेड होता था यहाँ से, और फिर बंगाल की सिल्क एक एक्सपोर्ट होती थी यहाँ ऐसा से। कहा जाता है कि शुरू शुरू में जब ये यूरोपियन आए तो खाली जहाज लेकर आते थे और भरे जहाज लेकर जाते थे, और कुछ वर्षों बाद भरे हुए जहाज भरे हुए आते थे और भरे हुए जाते थे। इसका क्या मतलब है? सर पहले भारत प्रोडक्शन का हब था, यहाँ से सामान बाहर एक्सपोर्ट होता था। और कौन कौन? बाद ये सर जैसे मसाले, सूती वस्त्र, उसके बाद ज्वेलरी, ये सर यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, रेशमी कपड़ा। और वहां से सर इसके बदले में आता था सोना, घोड़े और जिस विदेशी शराब, वो सर इंपोर्ट की जाती थी। बाद के टाइम में जब ये ब्रिटिश रूल हुआ, उसके बाद यहाँ का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, जिसमें यहाँ की जो प्राइमरी इंडस्ट्री सारी थी वो खत्म हो गई। उसके बाद बाहर से तैयार मटेरियल यहाँ आता था बिकने के लिए, और यहाँ से जो कच्चा माल था वो तैयार माल बनाने के लिए ब्रिटेन अच्छा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझा सकते? अनौद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द यूज किया आपने, इसको समझा सकते हैं क्या था ये, कैसे हुआ, क्या स्वरूप था इसका? सर इसमें जो भारतीय उद्योग धंधे, भारत में मुख्य रूप से कुटीर उद्योग धंधे थे, और यूरोप में यहाँ के माल की बहुत ज्यादा डिमांड थी, यहाँ की निर्मित सामग्री की थी। लेकिन जो अंग्रेजों के यहाँ पे व्यापारिक उद्देश्य थे, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये किया, यहाँ से जो कच्चा माल था उसके ऊपर अपना आधिपत्य किया। यहाँ से कच्चा माल वो ब्रिटेन भेज देते और वहां से तैयार सामान यहाँ पे आता। और उनकी कुछ व्यवस्था थी, जैसे एक गुमाश्ता करके उनका था, मीडिएटर रहता था जो इनसे ये तो आप बहुत लंबा उत्तर दे रहे हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पूछा मैंने। इंडस्ट्रीज को जानबूझ के ऐसे, मतलब उनके इंडस्ट्रीज के काम में रोड़े अटकाए गए, जैसे उनको कच्चा माल उपलब्ध, टैक्सेशन यूरोप में बहुत ज्यादा किया, उससे यहाँ की इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो गई, और जो दस्तकार थे वो कृषि के ऊपर डिपेंड हो गए। चलिए ठीक है हेमेंद्र जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी अतुल सर। जी हेमेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हेमेंद्र जी, पंचायती राज विभाग में काम किया आपने लंबे समय तक। जी सर। थोड़ा मुझे बताएंगे पंचायती राज होता क्या है? ग्रामीण स्वायत्त शासन की इकाई है, और ये ग्रामीण स्तर पर शासन करती है, जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है उनको वहां देखती है। और ये जो गांधी जी के ग्राम स्वराज के ये त्रिस्तरीय पंचायती राज कब से शुरू हुआ था हमारे देश में? सर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है सर इसमें। बलवंत राय मेहता समिति का नाम तो सुना होगा? जी सर। बताएंगे उसके बारे में कुछ? सर बलवंत राय मेहता साहब की अध्यक्षता में समिति बनाई थी पंचायती राज के ऊपर रिकमेंडेशन देने के लिए, और उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का रिकमेंडेशन किया था। किस लिए बनी थी, सुन नहीं पाया मैं। पंचायती राज व्यवस्था को से संबंधित रिकमेंडेशन इनको चाहिए थी, जिसके लिए मेहता साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। कब शुरुआत हुई थी पंचायती राज की हमारे देश में? राजस्थान में ही हुई थी? सर राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। अच्छा अच्छा, और उसके बाद कहाँ हुआ था? सर मेरे को श्योर नहीं है, बाकी मुझे लग रहा है सर आंध्र प्रदेश में सेकंड पंचायती राज स्टार्ट किया गया था। जी जी। तो पंचायती राज तो बलवंत राय मेहता समिति के अकॉर्डिंग चल ही रहा था हमारे देश में। ये हमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? सर उसमें कुछ संस्थागत समस्याएं आ रही थी, जैसे एक वो पंचायती राज पहले था लेकिन वो संवैधानिक नहीं था, तो इसको संवैधानिक आधार देना था, और एक समयबद्ध चुनाव प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी। कभी 17 साल बाद चुनाव हो रहे थे, कभी 8 साल बाद हो रहे थे, तो पंचायती राज से जो रिजल्ट चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे थे। इसलिए 73 संविधान संशोधन के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की, 5 साल का कार्यकाल, ग्राम सभा, ये सारी व्यवस्थाएं की गई।
तो अब आपको लग रहा है कि अब वो सारे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं पंचायतों से जो मिलने चाहिए थे? सर इसकी समयबद्धता सुनिश्चित हो गई, कार्यकाल सुनिश्चित हुआ, और जो इलेक्शन के लिए मैकेनिज्म की जो जरूरत थी वो सब तैयार हो गया सर। सर 95 के बाद जैसे कंटिन्यू हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं। रिकॉल सिस्टम क्या होता है, आपने तो शायद देखा भी होगा। सर रिकॉल सिस्टम में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने की एक व्यवस्था है, और कुछ समय पहले सर राजस्थान में एक टोंक नगर परिषद में एक नगर पालिका में हुआ था इसका यूज। प्रोसेस क्या होती है इसकी? सर मैं श्योर नहीं है, लेकिन मैं गेस करना चाहूंगा सर। जी बताइए। सर अगर किसी निकाय के 10% मतदाता यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को वापस बुलाना चाहें तो उसके लिए नए सिरे से रेफरेंडम लिया जाता है उस क्षेत्र में, जिसके द्वारा डिसाइड होता है उस जनप्रतिनिधि को वापस बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। अच्छा, तो मान लिया 10% मतदाताओं ने आवेदन किया कि हमें वापस बुलाना है, तब उसके बाद क्या होगा फिर? उसके बाद सर रेफरेंडम लिया जाएगा, वहाँ पे चुनाव कराया जाएगा वापस, और उसका यही होगा कि इसको वापस बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। अच्छा, कितने फिर वोट पड़ जाएंगे वापस बुलाने के पक्ष में, तो हो जाएगा वापसी? सर मैं श्योर नहीं हूँ, बाकी सामान्य बहुमत से उसको वापस बुलाया जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुमत का निर्धारण कैसे होगा? 100 में से 50 लोग वोट डालते हैं हमारे यहाँ, 50 में से 26 लोग कह देंगे कि वापस बुला लिया जाए, तो बुला लेंगे हम वापस? सर वर्तमान में हमारे यहाँ चुनाव की यही व्यवस्था है, इसलिए इसी को मानना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे आप। जी सर। कल मोदी जी ने क्या किया है? कल सर ब्रिक्स समिट में उन्होंने वर्चुअली एड्रेस किया था। ब्रिक्स की समिट कल? नहीं सर, G20, सॉरी सर। G20। सर क्या बोला उसमें उन्होंने? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके अलावा G20 के अलावा और क्या किया है? सॉरी सर। बल्कि G20 भी परसों का हो गया, हम कल की बात कर रहे हैं जो आज न्यूज़पेपर में है। एक सर जम्मू कश्मीर की एक न्यूज थी नगरोटा एनकाउंटर की। नहीं, मैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की बात पूछ रहा हूँ कि कल मोदी जी ने क्या किया है, कौन सी योजनाएं शुरू की हैं, किन लोगों से वर्चुअल मीटिंग की है, जो आज न्यूज़पेपर में है। सर सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ पा रहा है। अच्छा अच्छा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्या किया है कल? सर राजस्थान में एक रात्रिकालीन कर्फ्यू वापस लागू कर दिया गया है, और कलेक्टर्स को पावर दिए हैं धारा 144 लगाने के। और शादी विवाह में 100 से ज्यादा की संख्या की अनुमति नहीं है, अगर किसी 100 से ज्यादा हुए तो 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाए। अच्छा अच्छा। तो जुर्माना बहुत कम नहीं है, 25,000 रुपये तो कुछ नहीं है बड़े बड़े लोगों के लिए, 100 जिनको 100 से ज्यादा लोग बुला ले हैं उनके लिए। सर जुर्माना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की आय का साधन नहीं है। जुर्माने का एक ही उद्देश्य है कि लोग वो उस नियम को फॉलो करें और नियमों का पालन करना सीख लें। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताएं कि पंचायती राज संविधान में राज्य सूची का विषय है। जी सर। केंद्र में लेकिन मंत्रालय है उसके लिए। केंद्र में सर ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको देखता है। जी, तो फिर ऐसा कैसे कि जब वो राज्य सूची का विषय है तो केंद्र क्यों देखता है फिर? सर एक जैसे ग्रामीण विकास के लिए बहुत ज्यादा बजट की आवश्यकता होती है, और उसके लिए राज्य अकेला उस जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, तो उसकी मॉनिटरिंग। लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, अपनी 3 क्वालिटीज बताइए कि आपको आरएएस अधिकारी बना दिया जाए। सर मैं डेडिकेशन से काम करता हूँ, मैं मेहनती हूँ, और डिसीजन मैं ले सकता हूँ सर कभी भी जरूरत के अकॉर्डिंग, और सर करुणा संवेदनशीलता उसके हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ। तो अभी आप टैक्स डिपार्टमेंट में हैं। जी सर। वहां इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ना करुणा ना संवेदनशीलता, वहां ये सब चीजें होंगी तो दिक्कत हो जाएगी।
क्या कह रहा है इस बारे में आपका? सर इस डिपार्टमेंट में करुणा संवेदनशीलता की तो जरूरत नहीं रहती, यहाँ थ्रू द पॉइंट थ्रू द रूल चला जाता है। हम्म। लेकिन सर कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है जहाँ पे इससे सोचा जा सकता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। राजेश सर। थैंक यू सर। जी सर। जी हेमेंद्र जी, सर नमस्ते। नमस्ते। आपकी हॉबी है या इंटरेस्ट है सोशल मीडिया? जी सर। मैं पूछ रहा हूँ हॉबी है या इंटरेस्ट है? सर इंटरेस्ट कह सकते हैं। अच्छा, प्रशासन में क्या उपयोग हो सकता है इस हॉबी का, इंटरेस्ट का? सॉरी सर प्रशासन में सोशल मीडिया का एक यूज हो सकता है कि जो कोई सूचना लोगों के बड़ी संख्या तक अगर पहुंचानी हो तो सोशल मीडिया के थ्रू वो बहुत जल्दी कम समय में पहुंच सकती है। जैसे सर आज बहुत से जो डिपार्टमेंट है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा अपना काम कर रहे हैं, जो सूचना कर्मचारी तक संप्रेषित करने में। मतलब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं आप? सर मजबूरी है सर। मजबूरी है या आवश्यकता है? मजबूरी है सर। आवश्यकता नहीं है। सर एक्चुअली ये आंखों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन मजबूरी इसलिए ऑफिशियल काम भी इस पे हो जाते हैं और कहीं से ऑनलाइन अगर कुछ देखना हो तो भी इससे देखा जा सकता है। हाँ, तो ये आवश्यकता हुई, कोई बात नहीं। ये बताइए, विश्व का पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च हुआ था? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। अच्छा, साइंस सब्जेक्ट रहा है आपका। ये बताइए, पेनिसिलिन की खोज क्यों हुई, कारण क्या था? फर्स्ट टाइम सर जो इन्फेक्शन ठीक नहीं होते, कोई भी गांव होता तो इन्फेक्शन हो जाता था, वो ठीक नहीं हो पाता था, उसके लिए पेनिसिलिन को यूज किया गया था। अच्छा, ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति नहीं थी जिसकी वजह से पेनिसिलिन की खोज जल्दी करनी पड़ी या उसमें बहुत ज्यादा शोध की आवश्यकता पड़ी? सर सॉरी सर, मेरी जानकारी इस बारे में अच्छी नहीं है। चलिए, ये बीसीजी का टीका क्या होता है? बीसीजी सर बेसिलस कैलमेटी गुएरिन कहा जाता है इसको, अच्छा और ये सर टीबी के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, ये कोरोना महामारी में असरदार हो सकता है क्या? सर मैंने कहीं न्यूज में देखा था इसका कुछ इफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है इस टाइप से, मैं डिटेल सर उसको पढ़ नहीं पाया था। अच्छा, ये एक मॉडर्ना वैक्सीन अभी चर्चा में है, जी सर। कितनी कीमत आज इसमें बताई गई है इसकी? सर इंडियन करेंसी में 1800 से 2500 रुपए के बीच इसकी कीमत बताई है, मतलब 25 से 35 डॉलर के बीच में कुछ। अच्छा, 2500 कंफर्म है आप या 2700 है? 1800 से 2500 के बीच में सर। अच्छा, मैंने गलत पढ़ा है मतलब। सर मैंने इंडियन करेंसी में पढ़ा था, एक्चुअल में वो सर डॉलर में कुछ दिया हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, 1800 से 2500 भी माने हैं, वैसे 2700 है, तो लगभग 700-900 रुपए का डिफरेंस कैसे आ रहा है? सर सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं इस बारे में। अच्छा, ये बताइए, जैव आतंकवाद क्या होता है? जैव आतंकवाद सर बायोलॉजिकल वेपन्स का बनाना और उनका यूज करना, जिसके द्वारा कोई बीमारियां वगैरह फैला के फिर किसी को परेशान किया जाता है, उसे जैव आतंकवाद। जैसे नॉर्मली जो आतंकवाद टेररिस्ट होते हैं जो वेपन्स का यूज करते हैं, जैव आतंकवाद में केमिकल्स का यूज किया जाता है और डिजीज को फैलाया जाता है। केमिकल का यूज होता है, फिर जैव आतंकवाद कैसे? सॉरी सर, बैक्टीरिया और वायरसेस का यूज किया जाता है सर। अच्छा, कोरोना महामारी को जैव आतंकवाद माना जा सकता है? सर इसमें एक प्रारंभिक रूप से एक रुझान आया था, वुहान के एक लैब में इसको तैयार किया गया था, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने सर इस बात को माना नहीं और चीन भी इससे मना कर रहा है, तो इसलिए इसको सर मानने का अभी कोई पुष्ट मतलब मजबूत आधार नहीं है सर। अच्छा, व्यक्तिगत आपका मत क्या है इस पर? व्यक्तिगत सर ये इंटरनेशनल मामले, इसमें सर व्यक्तिगत मत का ज्यादा महत्व नहीं होता है सर।
चलिए, अच्छा कोरोना को छोड़ दें तो ऐसा कोई सामने आया है क्या, ऐसा कोई घटनाक्रम जिसमें जैव तकनीक का गलत इस्तेमाल किया गया हो? और अभी के समय में या पहले? पहले कभी भी? सॉरी सर, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताइए, यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद ये कहाँ पर है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं सर इस बारे में। चलिए, अंतिम प्रश्न मेरा, गुलाम कश्मीर क्या है? सर, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। उसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन इंडियन जो है भारतीय कूटनीति में उसको गुलाम कश्मीर कहा जाता है। ये वो तो ठीक है, लेकिन इसमें क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? क्षेत्रों के नाम सर, बता पाएंगे? सर गिलगित बाल्टिस्तान आता है इसमें। अच्छा, जी सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके। जी हेमेंद्र जी, सर नमस्ते सर। नमस्कार। अच्छा, ये एक समिति थी, शंकर राव देव समिति, जी सर। ये किससे संबंधित है? सर ठीक है, तो ये बताएं कि ये कथन है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, जी सर। किसका है ये? सर बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह जी का कथन है। कब? और ये 1948 में जब राजस्थान में विलय किया था बांसवाड़ा रियासत का, तो विलय पत्र पे हस्ताक्षर करते समय उन्होंने कहा था। ओके। अच्छा, ये नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है? इसमें सर गवर्नमेंट होती है, वो अपने डिपार्टमेंट में क्लियर करती है भाई नागरिकों को कौन सी सुविधाएं कितने टाइम लिमिट में मिलेंगी, और उससे डिटेल सारा उस पर दिया जाता है। उसमें जो चार्जेस होते हैं या टाइम लिमिट होती है वो सारी। इसका कोई उदाहरण? सर जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी नागरिक अधिकार पत्र जारी करता है, और पंचायती राज ने भी किया था, पीएचईडी ने किया था। अधिनियम आया हुआ है इसके बारे में? सर लोक जन सुनवाई अधिनियम आया था सर इस बारे में। कितने विभागों को उसमें डाला गया है? सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, बाकी 57 डिपार्टमेंट्स उसमें थे। आप बांसवाड़ा के हो? जी सर। अच्छा, ये बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब किसने की थी? सर ये दुलजी भाई भावसार की अध्यक्षता में हुई थी। ईयर टाइम्स 45 के अच्छा, आसपास ये था। बांसवाड़ा के किस शासक ने सहायक संधि की थी? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में सर। ओके। अच्छा, बांसवाड़ा रियासत को कितनी तोपों की सलामी दी जाती थी? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है सर। अच्छा। अच्छा, ये वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स एजेंसी, ये वर्ड सुना है आपने? सर सुना है सर। अच्छा, ये माही बजाज सागर बांध के बारे में बताइए। सर ये बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर निर्मित है, और ये जो खांदू गांव था, तत्कालीन गांव था खांदू, वो इसमें डूब गया था, और बोरखेड़ा नामक गांव है, वहां पे ये बनाया गया है। कि जो मिट्टी की पाल की लंबाई 3100 मीटर है, और इसके 16 गेट लगे हुए हैं। इसका जो पानी है उससे 140 मेगावाट की पावर जनरेशन की कैपेसिटी है। दो पावर प्लांट बने हुए हैं। इसमें दो कैनालें निकाली हुई है, राइट मैन कैनाल, लेफ्ट मैन कैनाल, और एक घुंगड़ा कैनाल नाम से और अपर हाई लेवल कैनाल निकाली हुई है। इससे लगभग 80,000 हेक्टेयर की सिंचाई बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में की जाती है। इसका पानी पेयजल के लिए पीपलकोट और कुशलगढ़ तहसील में भी सप्लाई किया जाता है। इसमें 55% जो खर्चा था वो गुजरात सरकार ने दिया था, 45% राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया था। 77 टीएमसी भराव क्षमता है, और उसमें से 40 टीएमसी पानी गुजरात को देना अनिवार्य है। इसके अंदर अच्छा बताया। अच्छा, ये बताएं कि संप सभा की क्या जानकारी है आपको? संप सभा सर समसभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी, और सिरोही में इसकी स्थापना की थी। कब हुई थी और क्या वहां पे एक हत्याकांड भी हुआ है?
सर ये समसभा का जो वार्षिक अधिवेशन था वो मानगढ़ पहाड़ी पे हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पे किया जाता था। तो 1913 में 17 नवंबर 1913 को जब वहां पर समसभा का अधिवेशन चल रहा था, तब ब्रिटिश और रियासती सेना ने उसको चारों ओर से घेर के गोलियां चलाई, जिससे 1500 आदिवासी मारे गए थे। संप शब्द का क्या अर्थ है? सर सॉरी सर, मुझे कंफर्म नहीं सर। ओके, ठीक है जी। उपाध्याय सर। हाँ, हेमेंद्र सिंह जी सर सुन रहे हैं आप? सर थोड़ा भारत का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। जी सर। सुन रहे हैं? जी सर। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर आपने कहा मुझे जानकारी नहीं है। G20 में एड्रेस किया था मोदी ने। सहायक संधि किसके साथ हुई थी? बांसवाड़ा की। और आप कई बार, आप सुन रहे हैं? जी सर। कई बार मैं श्योर नहीं हूँ, बार बार बोलते हैं आप, मैं श्योर नहीं हूँ। ये एक आध बार तो चलता है, एक दो बार बोले तो चलेगा, लेकिन बार बार बोलते हैं और थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी चेहरे पे थोड़ी कम नजर आती है। माही बजाज का जवाब आपने बहुत अच्छा दिया। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप जानते हुए भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्यों पता नहीं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बोलते जानते हुए भी आप जवाब साफ साफ नहीं दे पा रहे हैं, पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं, आई डोंट नो। और जीके और करंट इश्यूज के ऊपर थोड़ा सा आप पढ़िए, बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है ना। अब जैसे शंकरराव देव समिति के बारे में आपसे पूछा, आपने मना कर दिया। नागर अधिकार पत्रों के बारे में पूछा, सिटीजन चार्टर एक्ट, आपने मना कर दिया। तो ये सब चीजों पर आप अगर जानकारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आप अभी JCTO हैं और आप RAS अधिकारी होंगे, लेकिन अपने आप को थोड़ा बदलिए, थोड़ा सा पॉजिटिविटी चेहरे पे लाइए, आप जी सर। थोड़ा उत्साह लाइए, है ना। आपकी अच्छी पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी शो भी होनी चाहिए, जी सर। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जी हेमेंद्र जी, ओवरऑल ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, इसलिए वो कुछ चीजें जो कहा जाए कि एक सरकारी अधिकारी वाले कुछ लक्षण हैं, वो थोड़ा सा दिख रहे हैं चेहरे पे। अब यहाँ आपको थोड़ा वो जो सर ने कहा कि थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड थोड़ा चेहरे पे दिखे, ताकि आप बहुत जल्दी और आगे बढ़ जाएं। और स्टूडेंट भी बनना पड़ेगा आपको, उसके लिए थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, तो समय निकालें जैसे भी, तो थोड़ा सा पढ़ें। पंचायती राज में लगभग 20 साल आपने काम किया है, उसका तो खटखट सब आपकी जान पे होना चाहिए, लेकिन उसमें भी अगर आप कहें कि नहीं पता या, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसलिए स्टूडेंट भी बनिए, और थोड़ा सा जो सर ने कहा कि चेहरे पे वो एटीट्यूड हो कि हाँ हमें ये सर्विस चाहिए है, तो हो जाएगा सिलेक्शन। थैंक यू सर। जी जी, विषय से जुड़ी हुई आपकी जानकारी अच्छी है। एक आप करंट का जो फैक्ट था वो बता नहीं पाए, जो वैक्सीन के दाम हैं और उनमें दाम में इतना अंतर क्यों है वो नहीं बता पाया। और स्मार्टफोन का चलिए कोई बात नहीं, ये आज ही के दिन लॉन्च हुआ था पहला स्मार्टफोन। पेनिसिलिन की खोज क्यों करनी पड़ी है आप एग्जैक्ट नहीं बता पाए, बाकी दूसरे आंसर आपके अच्छे हैं, शुभकामनाएं आपको। जी हेमेंद्र जी, थोड़ा फेस को देखते हैं तो लगता है कि काफी थकान हो रखी है। अभी ऑफिस से आके बैठे हैं क्या जस्ट? नहीं सर, मैं यहाँ जयपुर ही आया हुआ हूँ। अच्छा, तो थोड़ा एनर्जेटिक नजर आ रहा है, थोड़ा सा यूं जीवंतता लाएं थोड़ा। और बाकी नॉलेज पार्ट में आप बांसवाड़ा के हो तो उसका तो एक एक तथ्य आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रीय ज्ञान बांसवाड़ा अगली बार राजस्थान जी के पूरा, और इसके साथ ही जो आपका पॉलिटी है या इतिहास का जो कुल मिला के व्यक्तित्व पक्ष अच्छा है, पर ज्ञान पक्ष आपका थोड़ा वीक है, उसको और अच्छा तैयार करिए। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।